Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about organic chemistry, some basic concept behind organic chemistry. Okay, so ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी ना किसी कंपाउंड को लेकर के बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब है जो कार्बन रिंग कंटेन करता है। देखो यहाँ होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे? जो कार्बन कंटेन करेगा, जिसकी रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन आटम प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक। एंड ये क्या करता है? शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का सिंपली मीनिंग समझो क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो भी लिंकिंग होगा वो आपस में खुद ही होगा। तो कार्बन लिंक होने के लिए वो खुद ही लिंक हो जाता है। ओके, इस तरह से लिंक होता है। कार्बन कार्बन के बीच ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर सकता है। इसको बोला जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं कार्बन की केमिस्ट्री। कार्बन की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। सिंपल बात। ओके, एंड ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने अभी अभी कहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों में डिवाइडेड है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये दो भागों में डिवाइडेड है। एक का नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दूसरा का नाम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो जनरली कहाँ से आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। मतलब जिसके पास जीवनी शक्ति है, जिसके पास प्राण ऊर्जा है, जो जीवंत है, तो वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आता है। एंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये जनरली कहाँ से डिराइव होता है? ये जनरली आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। एंड नॉन लिविंग का मतलब वही जिसके पास जीवन नहीं है। सिंपल बात। एंड जिसके पास जीवन नहीं है इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने सारे मिनरल, जितने सारे गैसेस। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट होता है, एनिमल होता है। प्लांट होता है, एनिमल होता है। ठीक। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे इवोल्यूशन हुआ है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरली अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरली इवोल्यूशन हुआ है इन 1815। मतलब आज से तकरीबन 200 साल पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब लोकलोचन में ये आया है। मतलब इसका सामाजिक रूप से अगर हम देखेंगे तो 200 साल तकरीबन इसका इतिहास है। सो इन 1815 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बर्जिलियस। बर्जिलियस एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने क्या कहा था? ही प्रोपोज्ड दैट ए वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बर्जिलियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था? वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए वाइटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। एंड ये वाइटल फोर्स क्या है? आपका जो प्राण शक्ति है, आपका जो जीवनी शक्ति है, उस चीज़ या जिसके पास लाइफ है, उस चीज़ को बोला जाता है वाइटल फोर्स। ओके, एंड उस थ्योरी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी को क्या बोला जाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड उस फेनोमेनॉन को क्या बोला जाता है? वाइटलिज्म। सो ये टोटली जो व्याख्या है इस चीज़ को बोला जाता है वाइटलिज्म। एंड इन 1828 देखो, जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो बर्जिलियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था कि जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये जनरली जिसके पास जीवन है, जिसके पास प्राण ऊर्जा है, या जिसके पास
लाइफ है वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आ सकता है। मतलब इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग से नहीं आ सकता है। तो ये कब की बात है? 1815 की बात है। लेकिन जब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, सो इन 1828 ए साइंटिस्ट हुज नेम इज उलर, एंड इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि उन्होंने लैबोरेटरी में पहली बार एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नेम होता है अमोनियम सियानेट। ओके, अमोनियम सियानेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है NH4CnO। ओके, NH4CnO मतलब अमोनियम सियानेट। ओके, अमोनियम सियानेट। तो उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना था? यूरिया बना दिया था, यूरिया बना दिया था। और ये यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो NH2CONH2, तो NH2CONH2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तब आप बोलोगे कि सर अभी अभी आपने बताया था कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है भी लाइफ। लेकिन यूरिया के पास तो कोई जीवन नहीं है ना। लेकिन मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लेकिन इन उलर टाइम पीरियड, उलर ने क्या प्रूव किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो केवल और केवल लिविंग थिंग से नहीं आता है, इसके अलावा वो नॉन लिविंग थिंग से भी आ सकता है। जैसे कि अमोनियम सियानेट, अमोनियम सियानेट वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन और यूरिया क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। यूरिया लिविंग थिंग्स में भी प्रेजेंट होता है। ओके है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलप हुआ। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है? सोच नंबर, मतलब नंबर। सिंपली इसमें कोई समझने की बात नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है? सोज नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, मतलब एटम का टाइप कैसा होगा। ओके, बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है? तुम कोई चीज़ को दर्शा रहे हो। अगर मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो कोई तो ऐसा माध्यम होगा जिस माध्यम से चलते मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, वरना कैसे करूंगा? तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कहता है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या क्या जनरली होता है? यहाँ पर नंबर शो रहता है एंड टाइप ऑफ एटम भी शो रहता है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम। तो ये C2H6O हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? सोज नंबर। यहाँ पर देखो C2 ये एक नंबर है, H6 मतलब हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 है मतलब 2। तो नंबर जस्टिफाई हो गया। एंड टाइप ऑफ एटम, एटम का भी टाइप यहाँ पर मेंशन हो गया। ये भी तो एक प्रकार का एटम है, कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, तो टाइप ऑफ एटम भी शो हो गया। बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है? नहीं। सो उसी तरीके से C3H6 यहाँ पर 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, तो नंबर भी शो हो रहा है, टाइप ऑफ एटम भी शो हो रहा है, बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। यहाँ पर कनेक्टिविटी के ऊपर कोई दिखा रहा है? नहीं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमेशा एक चीज़ याद रखो, नंबर हमें दिखाई देता है एंड टाइप ऑफ एटम भी दिखाई देता है, बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। ओके, देन होता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर के माध्यम से।
तो लुईस स्ट्रक्चर जनरली क्या कहता है, शोज ऑल आटम बॉन्ड एंड लोन पेयर। लुईस स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है, शोज ऑल आटम, जितने सारे आटम होता है वो शो होकर के रहता है, फिर बॉन्ड शो होकर के रहता है एंड लोन पेयर भी शो होकर के रहता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन आटम शो हो रहा है, यहाँ पर भी कार्बन आटम शो हो रहा है, हाइड्रोजन आटम शो हो रहा है, हाइड्रोजन आटम शो हो रहा है, ऑक्सीजन आटम शो हो रहा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आटम शो हो रहा है। एंड ये जो होता है ये इसको बोला जाता है लोन पेयर, इसको बोला जाता है कितना, लोन पेयर। एंड आप सभी को पता है कि सर ये बताओ ज़रा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, इसी को मैं डिस्क्राइब करूँगा, ये जो स्ट्रक्चर, चलो इसे फुल ही मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ओके, इसे फुल ही डिस्क्राइब कर, ये लिखा गया है ना, ये कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ पर कार्बन आप सभी को पता है कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है, एंड यहाँ पर O हो गया, H हो गया, यहाँ पर 2 ऐसे था, ओके, यहाँ पर H को हमें रख देना होगा क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है। ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पर है ना, यही सेम स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एक लुईस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर शोज ऑल आटम आपको दिखेगा, बॉन्ड भी आपको दिखेगा एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा। तो हमको क्या क्या दिखेगा, आटम दिखेगा, फिर कितने आटम दिखेगा, 1 2 नहीं, जितने सारे आटम होगा वो सब दिखेगा, मतलब ऑल आटम, बॉन्ड भी दिखेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कार्बन आटम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन आटम भी दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन आटम भी दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। ये जितने सारे बॉन्ड होता है ये होता है सिंगल बॉन्ड, ओके। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ, ओके। ये हो रहा है, ये इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ओके, इसको क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड, ओके। एंड इस सिंगल बॉन्ड में इस वाले एंड में और इस वाले एंड में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, ओके। एंड ये जो होता है ऑक्सीजन का भाई जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8, एंड उसका वैलेंसी कितना होता है, हम सभी को पता है। वैलेंसी को डेजिग्नेटेड करने के लिए आपका जो KLMN सेल वाला आपने पढ़ा होगा, तो वैलेंसी कितना होगा, 2 + 6 = 8। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया, 6। तो क्योंकि आउटर मोस्ट में जो रहेगा इलेक्ट्रॉन वही आपका वैलेंसी नंबर होगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, ये 2 बिंदु, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बिंदु, ये भी इलेक्ट्रॉन है, एंड इस एंड में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस एंड में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पर बताया था ना, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 6। तो हमें ऑक्सीजन, जैसे कार्बन को टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए देखो, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, तो कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई किया। उसी तरह से ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपना वैलेंसी को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, ये हो गया 2, कितना, 4, और ये हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 6। तो ऑक्सीजन भी अपना जो वैलेंसी होता है 6 वो भी मैनेज कर लिया। लेकिन ये जो बचा हुआ जो रह गया, ये होता है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो होता है इसको बोला जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने जितना हो सका उतना आपको समझा दिया, ओके। एंड ये वाला एग्जाम्पल भी ले लो, CN, ये हो गया H। तो यहाँ पर कार्बन आटम दिखा रहा है,
हाइड्रोजन एटम दिखा रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिखा रहा है, एंड नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 5, तो 3 बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन बच लिया, तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो लुईस स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड मतलब खुद को संकुचित करना, श्रिंक होना। सो यहाँ पर क्या होता है, सोज ऑल आटम, जितने सारे आटम दिखेंगे एंड देयर कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी भी आपको दिखेगा, बट नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं दिखेगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिखेगा, बट और जितने सारे आटम वो आपको दिखाई जाएगी, कनेक्टिविटी भी आपको दिखेगा। तो एग्जाम्पल क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ पर देखो आटम आपको दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं पर बॉन्ड दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर बॉन्ड दिख रहा है नहीं, और यहाँ पर दिख रहा है नहीं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर कहीं पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो कंडेंस्ड फार्मूला में हमेशा याद रखो, आटम हमें दिखता है, कनेक्टिविटी दिखता है, बट बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, देन आप मूव आफ्टर पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला। पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला मतलब जो आंशिक रूप से कंडेंस्ड हो, मतलब फुल्ली कंडेंस्ड नहीं है, बट हाँ समहाउ इट इज कंडेंस्ड फार्मूला। ओके, सो condensed structure that shows some bond or lone pair electron, condensed structure मतलब structure क्या हो जाएगा, condensed हो जाएगा, that shows some bond and lone pair electron। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्डेंस्ड होता है, बट यहाँ पर देखो आपका बॉन्ड भी शो हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी शो हो रहा है, तो बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहा है एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी शो हो रहा है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 6, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो गया 6, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और जो बच गया वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं है ना, यहाँ पर और कोई नहीं है, यहाँ पर भी और कोई नहीं है, तो जो बचा होगा यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O लिखूँगा, या फिर इस O के जगह पर और कोई अगर मान लीजिए यहाँ पर O होगा, फिर यहाँ पर अगर नाइट्रोजन ऐसा कुछ लिखूँगा, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है ना, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड देन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जनरली हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ओके, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमेशा याद रखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को अगर हम रिप्रेजेंट करने जाए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन हेटेरो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा तो उसको भी हम रिप्रेजेंटेड करेंगे। एंड लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड आज जिगजैग पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है इसको बोला जाता है जिगजैग पैटर्न, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस वाले जो डिजाइन होता है उसको बोला जाता है जिगजैग पैटर्न। ओके, सो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आर रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग पैटर्न। ओके, देन डबल बॉन्ड्स, ये होता है आपका डबल बॉन्ड, ये जो दो बाड़ी है ना इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड आर शोन विथ 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर शो विथ 3 लाइन्स। मतलब 3 बाडी, बाडी आप समझते हो ना, बचपन में टीचर ने आपको खूब पीटा होगा। तो डबल बॉन्ड में 2 बाडी, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बाडी, तो 3 बाडी होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंडेंस्ड फार्मूला है, यहाँ पर एक पार्शियली कंडेंस्ड फार्मूला है। ओके, ओपन चेन कार्बन एटम जनरली, सो CH3 CH2 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 CH3। ओके, सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे? ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे? देखो, मान लीजिए ये होता है एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, CH3 CH2 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 फिर CH3। पहले नंबरिंग आप कर लो, कितने कार्बन आटम होता है, 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 नंबर ऑफ कार्बन आटम। ओके, अब हम इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे डिनोट करेंगे? तो देखो, जिगजैग पैटर्न हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जिगजैग। तो यहाँ से लगेगा ये, तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा मार्किंग ये कर लो, ये मार्किंग ज़रूरी है। यहाँ पर इसको नेमिंग कर दो, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। तो ये होता है, मैंने क्या किया, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला जो कार्बन का ओपन चेन वाला जो स्ट्रक्चर था, इस चीज़ को मैंने जिगजैग पैटर्न में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप कहोगे सर आपने तो जिगजैग पैटर्न ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर जितने कार्बन हाइड्रोजन थे ये कहाँ गायब हो गए? ये गायब कहीं नहीं हुए, ये इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ओके, अब मैं आपको डिटेल में इसे दिखा रहा हूँ। ओके, डिटेल में देखो, ये होता है आपका जिगजैग पैटर्न, यही वाला ना, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन आटम प्रेजेंट है, और ये जितने भी एंड आएगा ऐसे, यहाँ पर सब जगह पर कार्बन आटम प्रेजेंट है। और मैंने आपको क्या कहा था, कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है। अगर कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है तो मुझे बताओ, यहाँ पर कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो कार्बन को टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, CH3। एंड यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस वाले एरिया से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस सिंगल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन टोटली हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से कितना प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना है प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लेकिन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैंने आपको ये समझाया था ना, ये वाला जो है, ये वाला, तो ये वाला में इधर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इधर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पर विजुअलाइज करो, यहाँ पर विजुअलाइज करो, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन ये जो बॉडी यहाँ पर जाएगा तो इस एंड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड यहाँ से जो बॉडी इधर आकर के जॉइंट होता है तो यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसी जगह पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम चीज़ यहाँ पर लिखो, CH2, सेम चीज़ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस जगह में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर कार्बन को टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए
3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखोगे, ये जितने सारे चीज़ मैंने लिखा है इसको आप कभी मत लिखना। अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये जितने सारे मेंशन नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर हेटेरो आटम प्रेजेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी ये देखते हैं। ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर, इसी वाले को हम देखते हैं, या हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये होता है CH3 CH2 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 एंड ये लेते हैं हम OH। तो इसी को बॉन्ड लाइन में अगर मैं कहूँगा आप कन्वर्ट करके दिखाइए तो आप कैसे दिखाओगे? तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4। ओके, ऐसे नंबरिंग करोगे। लेकिन हमेशा याद रखो नंबरिंग इस साइड से नहीं किया जाता है, इस साइड से नंबरिंग नहीं किया जाता है। ओके, नंबरिंग अगर आपको करना है तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से किया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओके, तो इस साइड से लिख देना 1 2 3 4। ओके, ये हो गया नंबरिंग। ओके, देन तो कार्बन आटम हमारे पास कितना है? कार्बन आटम हमारे पास कितना है? 4 नंबर ऑफ कार्बन आटम है। तो हम क्या करेंगे, जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जिगजैग पैटर्न मैंने बोला था। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ओके, एंड ये हो गया आपका 4। ये जिगजैग पैटर्न मैंने बोला था, हर जगह पर जिगजैग पैटर्न अभी आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कार्बन 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा एंड यहाँ पर 4 होगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओके, एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को आप क्या लिखोगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई करना है। ओके, तो ये ऐसे होगा। ओके, ये अगर ऐसे होगा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना भाई बचेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन तो प्रेजेंट है, आप सभी को पता है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कार्बन आटम तो प्रेजेंट है, और यहाँ पर टोटली इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 एंड यहाँ से जो आएगा 3। तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर लिख दो आप, CH रहेगा। एंड यहाँ पर क्या होगा? OH सिर्फ रहेगा। तो OH जो होगा वो ये मैनेज हो गया, ये वाला जो OH। ओके, वो तो यहाँ पर हो गया एंड H इधर हो गया। ओके, देन यहाँ पर जो अगर आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर मेंशन करोगे तो ऑक्सीजन के पास वैलेंसी कितना होता है? ऑक्सीजन के पास 6 होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 2 प्रेजेंट है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 प्रेजेंट है। अगर आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे बोल रख दो। तो कितना हो गया? 2 2 4, ये हो गया 2 6। आई होप अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सारा चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन इसको आप इतना अगर लिखोगे तो आपको मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं आपको जनरल दिखाता हूँ कैसे हमको ये सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, इसको ऐसे आप करोगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, देन तो ये होगा 1 2, देन होगा 3, देन होगा 4 एंड यहाँ पर OH ग्रुप मेंशन कर दो, ये जो OH। ओके, आई होप सिर्फ आपको इतना मेंशन करना है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो कार्बन मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को क्यों मेंशन करते हैं? हमेशा याद रखो, मैंने अभी आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल ये कहता है कि अगर हेटेरो आटम आर प्रेजेंट देन यू मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। हेटेरो आटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। ये लॉ है भाई, ये लॉ है।
हेटेरो आटम अगर कोई होगा, और ऑक्सीजन एक हेटेरो आटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जितने भी होता है इनको बोला जाता है हेटेरो आटम। तो हेटेरो आटम अगर साइकिल स्ट्रक्चर में अगर होगा, ओपन चेन में अगर होगा, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। आई होप अंडरस्टैंड। देन ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ये वाला एग्जाम्पल जो होता है इसको हम डिस्कशन करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, इसको कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये वाला एग्जाम्पल को, ये वाला एग्जाम्पल को। देन तो CH3 CH3 CH2 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 CHO, इस चीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो नंबर ऑफ कार्बन आटम कितना हो गया? नंबर ऑफ कार्बन आटम अगर सिर्फ मैं नंबरिंग के दृष्टि से कर रहा हूँ, ओके, नंबरिंग के दृष्टि से कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ओके, मैं जानता हूँ इस साइड से आएगा, लेकिन मैंने सुविधा के लिए ये कर रहा हूँ, ओके, सिर्फ आपको ये दर्शाने के लिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम होता है। तो देयर आर टोटली 4 नंबर ऑफ कार्बन आटम, एंड ये हो गया है कि कार्बन आटम, दैट इज 5 नंबर ऑफ कार्बन आटम। ओके, इसी को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये हो गया 1 2, फिर आएगा 3 4, फिर आएगा 5। तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये भाई क्या हो गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो CHO है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? C डबल बॉन्ड OH, इस चीज़ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंतिम कार्बन है, ये 1, ये 2 3 4 एंड दिस वन इज योर 5। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको, यहाँ पर C प्रेजेंट है, यहाँ पर जो यहाँ पर एक कार्बन आटम प्रेजेंट है ना, यहाँ पर कार्बन आटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसको ऐसे लिखूँगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O अगर मैं इसे मेंशन करूँगा तो ये हो जाएगा। एंड आप कहोगे ये H कहाँ गया? ये H कहीं नहीं गया। तो यहाँ पर देखो लोन पेयर कितना होगा, ये हो जाएगा। एंड ये वाला जो H होता है, यहाँ पर तो एक कार्बन आटम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक 3 इलेक्ट्रॉन, तो जो बचेगा यहाँ पर ये रहेगा। सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो कुछ आपका ऐसा होगा, ये सारा का सारा चीज़ हट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। इवन इफ ये नंबर भी नहीं रहेगा, ये नंबर तो मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ये नंबर भी नहीं रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अगर आप इसे डिफाइन करते हो तो ये ऐसे देखो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर कितना 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। कार्बन टोटली कितना होता है? 4 होता है, 1 2 3 4, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे पास कितना है? हमारे पास नंबर 5 कार्बन आटम थे। हमारे पास कितने थे? हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन आटम थे, इसीलिए हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटली 4 नंबर ऑफ कार्बन आटम प्रेजेंट, देयर आर 4 नंबर ऑफ कार्बन आटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसका रिंग स्ट्रक्चर जो होता है ये वाला होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर करते हैं, ये वाला, इसको हम जो होता है क्या, सॉरी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आओ, ये होता है आपका CH3 CH2 देन NH, देन हो गया आपका CH2 CH3। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? ओके, तो देखो
टोटली नंबर ऑफ कार्बन आटम कितना हो गया 1 2 3 4 ओके, तो 2 हो गया। देन दिस नेमिंग शुड बी लाइक दिस 1 2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ये जो NH, ये NH यहाँ पर आएगा, N यहाँ पर H, NH आएगा। और नाइट्रोजन का वैलेंसी जितना कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का वैलेंसी जो होता है वो होता है कितना 7। नाइट्रोजन का सॉरी एटॉमिक नंबर जो होता है 7, तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2 5 7, तो 5 उसका वैलेंसी आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस चीज़ को हम अगर हम देखेंगे तो N यहाँ पर ये होगा H, ये वाला। तो नाइट्रोजन के पास जनरली कितना है, यहाँ पर देखो 2 टोटली आएगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इस एंड में आएगा, और इस एंड में एक आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी अटैच है ना, तो 2 हो गया। और इस एंड में एक आ रहा है 2, एंड यहाँ से 3 आ रहा है, तो टोटली बचेगा कितना, बचेगा आपका 2, बचेगा कितना आपका 2 बचेगा। और इस चीज़ को आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी इस चीज़ को अगर ये थोड़ा ऑड दिख रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये थोड़ा ऑड दिख रहा है तो इस जगह पर N लिख दो, यहाँ पर H लिखो। तो नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा, ये वाला नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, एटॉमिक नंबर होगा 7, वैलेंसी कितना आएगा 2 + 5 = 7, तो वैलेंसी आएगा आपका 3। तो वैलेंसी आएगा आपका 5। तो इस एंड में 1 इलेक्ट्रॉन, इस एंड में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गया, एंड यहाँ पर हो गया 3। तो बचा कितना, बचा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, इस चीज़ को आप ऐसे समझोगे, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तब ये मैंने जितने सारे ये जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं इनको कभी मत लिखना। इवन इफ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, इसको आप दिखाने के लिए लिख सकते हो। हाँ, नाइट्रोजन को दिखा सकते हो, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है इसको दिखा सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन एक हेटेरोसाइक्लिक एटम होता है। लेकिन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कभी मत दिखाना, और ये नंबरिंग जो होता है इसको भी मत दिखाना। ओके, इवन इफ कार्बन एटम भी नहीं। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल में देखो, ये वाला एग्जाम्पल में CH3 हो गया, तो यहाँ पर C है मतलब H3 है, एंड यहाँ पर क्या है कार्बन CH3 है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन को टेट्रा वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर CH है। और इस CH के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आपको इससे सिंगल बॉन्ड करके OH ग्रुप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे कि इस CH के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इसको हमने ऊपर रखा है, क्या हम इसको ऐसे नीचे रख सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। ओके, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर को नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। ओके, लिखने के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं नीचे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड ग्रुप को अगर ऐसे लिखूँगा तो इससे क्या होगा, इसकी अपीयरेंस में एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ओके, वरना कोई आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है,
तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन को टेट्रावैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला CH2 यहाँ प्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ पर कितना प्रेजेंट है? यहाँ पर एक कार्बन आटम भी प्रेजेंट है, ये कार्बन आटम। तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस चीज़ को देखो, ये COH को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 6, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा जितना वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। एंड यहाँ पर कार्बन को टेट्रा वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। ओके, ये वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखते हैं, C++OH। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आटम है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन आटम है। H को H यहाँ पर लिखा है, तो हमने इस OH को यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर C तो प्रेजेंट है, यहाँ पर जनरली क्या है, इस जगह पर क्या प्रेजेंट है? C आपका प्रेजेंट है। तो C, ये वाला C, ये वाला जो C वो यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है। एंड ये जो O होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड ये जो OH होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर C प्रेजेंट है लेकिन डबल बॉन्ड O ऊपर प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड O को क्या हम नीचे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा, इसकी अपीयरेंस में बैड इम्पैक्ट आएगा, ये दिखने के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे, देखो ये कितना गंदा दिखता है। देखो, अगर इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर OH करो और यहाँ पर ये वाला करो, ये आपको कितना गंदा दिख रहा है? ये आपको अच्छा दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छा दिख रहा है, या ये वाला स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पर OH ग्रुप लगा लो। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छा दिख रहा है या ये वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छा दिख रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर? हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, नीट, लेबल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ। ओके, देन आई होप आई कंप्लीट ऑल द सेशन अबाउट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। ओके, इफ यू फेसिंग एनी टाइप ऑफ डाउट regarding this lecture, please feel free to ask if you facing any type of doubt, and mention the comment section below what type of doubt now you facing. Okay, and if any doubt, I am with you whenever I get some time, then after I can clear your doubt as accordingly. Till then, thank you. Jai Hind, Vande Mataram. Thanks for watching.